चलिए बाबा, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। यस सर, चलिए शुरू करते हैं। सर पहले एक लिंकिंग दे दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। एवरीवन सुनिए, रिटर्न्स का चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद हमने एडवांस रूलिंग किया और फिर एक चैप्टर आता है असेसमेंट का। यस सर, हमें याद है असेसमेंट्स का चैप्टर। असेसमेंट का चैप्टर जब पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 59 सर किसके बारे में? सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करता है। 60 बात करता है प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में। अगर आपको याद है, सेक्शन नंबर 61 जब पढ़ रहे थे, सेक्शन नंबर 61 बोलता है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स के बारे में। जब स्क्रूटिनी हो रहा था, ऑफिसर आपके रिटर्न को स्क्रूटिनाइज कर रहा था, ऑफिसर को डाउट हुआ, उसने बोला बेटा मेरे को डाउट है, ये जो टैक्स है इसलिए तूने कम दिया है, ये टैक्स दे दे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपने टैक्स दे दिया, चैप्टर क्लोज हो गया। आपने बोला नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपने एक्सप्लेनेशन दिया, ऑफिसर को पसंद आया, चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन सर अगर ऑफिसर को पसंद नहीं आया या आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करते हुए टैक्स पे नहीं किया, तो ऑफिसर बोलता है बेटा अब मैं रेज करूंगा तेरे ऊपर डिमांड ऑर्डर। लेकिन डिमांड ऑर्डर रेज करने से पहले अगर ऑफिसर को एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एडिशनल एविडेंस की जरूरत है, तो क्या क्या रिकोर्सेस अवेलेबल है ऑफिसर के पास? ऑफिसर चाहे तो करा सकता है ऑडिट, ऑफिसर चाहे तो करा सकता है स्पेशल ऑडिट, ऑफिसर चाहे तो करा सकता है आपके प्रेमाइसेस में इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, और इन सब से जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे उनसे कराएगा, उनको यूज करते हुए रेस करेगा आप पे डिमांड ऑर्डर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। सुन लीजिए, मैंने आपको असेसमेंट चैप्टर में पढ़ाया सेक्शन नंबर 59, सेक्शन नंबर 60, सेक्शन नंबर 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, उसके बाद सेक्शन नंबर 62 आया बेस्ट जजमेंट, 63 बेस्ट जजमेंट आया, 64 समरी असेसमेंट आया। सर ऑडिट मैंने आपको 65 पढ़ा दिया, स्पेशल ऑडिट 66 पढ़ा दिया, इंस्पेक्शन आपको आता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 67 से लेके 72 सेक्शन तक। चलिए बाबा शुरू करते हैं पढ़ना इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। आ जाइए बाबा। सर कैसा चैप्टर है ये? मेरे को लगता है ये है एक सी ग्रेडेड चैप्टर, 2 मार्क से 4 मार्क मैक्सिमम पूछ लेते हैं, लेकिन हम करके जाएंगे। आपको एटलीस्ट चार्ट का डिटेल रिवीजन सुनना है और फिर क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करके ही जाना है। जब क्वेश्चन आंसर करो तो लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए सेक्शन नंबर 67 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 67 बात करता है इंस्पेक्शन के बारे में। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 1 बोलता है नंबर 1, प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव। क्या क्या रीजन है सर? अगर प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर, उसको रीजन टू बिलीव है कि टैक्सेबल पर्सन हैज सप्रेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई और स्टॉक, आपने सप्रेस किया है ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई या विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक, मतलब आपने सप्लाई का ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, स्टॉक आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, आप सप्रेस कर रहे हो। या सर क्लेम्स आईटीसी इन एक्सेस ऑफ द एंटाइटलमेंट, जो आपका आईटीसी एंटाइटलमेंट था ही नहीं फिर भी आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो। या सर इंडल्ज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट और रूल्स, आपने कोई इंडल्ज किया, मतलब आपने कॉन्ट्रावीन किया है रूल्स और एक्ट्स को। ठीक है सर, एक क्यों किया ये सारे कारनामे क्यों किए? ये इसलिए किए ताकि आप टैक्स इवेड कर पाओ। ठीक है सर, पहला बात सुन लीजिए, मेरा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? नंबर 1, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंस्पेक्शन कौन ऑर्डर कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर। ध्यान रखिएगा, इंस्पेक्शन प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है। सेकेंडली, इंस्पेक्शन कब कब ऑर्डर किया जा सकता है? जब प्रॉपर ऑफिसर को रीजन टू बिलीव है कि एक टैक्सेबल पर्सन ने सप्रेस किया ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सप्लाई, सर आईटीसी ज्यादा क्लेम किया है, थर्डली रूल्स या एक्ट का कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो सर उस टैक्सेबल पर्सन के लिए इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है जॉइंट कमिश्नर और अबव। ठीक है सर, अगर प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव कि एक ट्रांसपोर्टर, ओनर, ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस या गोडाउन और एनी अदर प्लेस, कोई भी एक बंदा है जो क्या कर रहा है सर, इज कीपिंग टैक्स अनपेड गुड्स, जिस गुड्स पे टैक्स नहीं दिया हुआ है, मेरा एक गोडाउन है, मैं वहां क्या कर रहा हूं, आपके जो टैक्स अनपेड गुड्स है उनको स्टोर कर रहा हूं, या केप्ट रॉन्ग अकाउंट्स टू इवेड टैक्स। बाबा अगर आपको याद होगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर में बोला गया था उसको सही सही रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। मैं ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस हूं, मैं गलत रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा हूं, तो इन दो केसेस के
केसेस में बोला गया है, पहला टैक्सेबल पर्सन रिलेटेड, सेकेंडली ट्रांसपोर्टर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस, अगर ये सारे कारनामे करता है तो प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर कौन ऑथराइज करेगा, प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर इंस्पेक्शन ऑथराइज करता है। मे ऑथराइज किसको, अपने एक ऑफिसर को बोलेगा ले बेटा ले INS 01 एक डॉक्यूमेंट देगा और बोलेगा जा उस टैक्सेबल पर्सन के प्रेमाइस में जा या जा रमेश के प्रेमाइसेस में जा और इंस्पेक्ट करके आ। इंस्पेक्ट मतलब वो आएगा ऐसे ही देख के जाएगा कि हाँ रमेश ने क्या सब कुछ सही किया है, आएगा घूमते फिरते आपके यहाँ पे देख के जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आपके यहाँ पे घूमते फिरते आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए, मैं आया हूं बुक्स ऐसे ही चेक करने के लिए, तो सर आप बोलोगे भाग जाए यहाँ से, तो इसीलिए उसको INS 01 दिया जाता है कि INS 01 ले बेटा और रमेश के प्रेमाइसेस में जा और इंस्पेक्शन करके आ। तो ये बोला है प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर मे ऑथराइज, इट इज ऑफिसर के ऊपर कि ही कैन ऑथराइज इन GST INS 01 एनी ऑफिसर टू इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस या ट्रांसपोर्टर का प्लेस ऑफ बिजनेस, place of business of the taxable person or transporter or owner or operator of warehouse or godown or any other place। ऑफिसर आया आपके प्रेमाइस में घूमते फिरते आया, बोला सर ये लीजिए INS 01 मेरे को ऑथराइज किया है प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर, मैं आया हूं प्रेमाइसेस का इंस्पेक्शन करने, इंस्पेक्शन करके चला जाएगा। अब इंस्पेक्शन करके गया और ऑफिसर को बोला ऑफिसर ऑफिसर मेरे को तो डाउट है रमेश ने कुछ तो घपला कर रखा है। तो अब ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर बनाएगा अपना एक सर्च टीम, 3-4 लोगों का एक सर्च टीम बनाते हुए उन सर्च टीम को आपके प्रेमाइसेस में भेज देगा, क्योंकि अब उसको रीजन टू बिलीव है कि आपके प्रेमाइसेस में ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे गुड्स हैं सर, डॉक्यूमेंट्स बुक्स या थिंग्स हैं जिनको वो अगर ले जाए अपने साथ, सर अगर उनको सीज करके अपने साथ ले जाए तो उनको यूज करके आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है, या ऐसे गुड्स आपके प्रेमाइसेस में है जिनमें टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली वो उन गुड्स उन डॉक्यूमेंट्स बुक थिंग को अपने साथ ले जाएंगे। तो यही होता है सर्च। क्या होगा, इंस्पेक्शन होने के बाद अगर ऑफिसर को डाउट है, परसुएंट टू इंस्पेक्शन प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर हैज अ डाउट ऑन यू, या फिर सर अदरवाइज मतलब उसको कोई खुफिया खबर मिली है आपके अगेंस्ट, तो वो बोल रहे हैं मतलब इंस्पेक्शन नहीं करवाया, डायरेक्टली सर्च सीजर भी हो सकता है अगर उनको कोई खबर मिली है। तो प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर को रीजन टू बिलीव है इंस्पेक्शन हुआ और उसको रीजन टू बिलीव है, या अदरवाइज उसको रीजन टू बिलीव है कि आपके जो गुड्स है वो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है, मतलब आप गुड्स का अकाउंटिंग वगैरह नहीं करके रखे हो और उनको दे आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स DBT, डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स है या थिंग्स, माइट बी योर मोबाइल, माइट बी लैपटॉप, आर सीक्रेटेड, आपने छुपा के रखे हैं एंड दे आर रेलेवेंट फॉर प्रोसीडिंग, उनको यूज करके आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर रेज किया जा सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर जब आपके प्रेमाइस में आएगा उन डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स और सर गुड्स को प्रॉपर ऑफिसर और ऑथराइज्ड ऑफिसर आएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स को सीज करेगा, शैल मेक एन ऑर्डर ऑफ सीजर इन GST INS 01 और ऑर्डर ऑफ सीजर देगा आपको और बोलेगा बेटा ये डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, ये गुड्स भी हम अपने साथ लेके जा रहे हैं और आपको दिया जाएगा GST INS 02। प्रोवाइजो इफ नॉट प्रैक्टिकल टू सीज गुड्स, समझ लीजिए आपके प्रेमाइसेस में आया ऑफिसर और बोला आप कर रहे हो मार्बल का बिजनेस, ये सारे जो मार्बल्स है अनअकाउंटेड है इनको कॉन्फिस्केट करना है, क्या ऑफिसर क्या मार्बल के पत्थर को सर पे रख के जाएगा? तो सर उस केस में वो क्या करेगा, जब गुड्स बहुत सारे हैं और जिनको वो ले जा नहीं सकता है तो उनको एक सील करके बोल देगा सर ये लीजिए प्रोहिबिशन ऑर्डर, इन गुड्स के साथ डील मत कीजिएगा, बेचिएगा मत। तो सर प्रोवाइजो इफ नॉट प्रैक्टिकल टू सीज द गुड्स ऑर्डर नॉट टू रिमूव, आपको एक ऑर्डर देगा कि आपको रिमूव नहीं करना है इस गुड्स को या डील विद दोस गुड्स एक्सेप्ट विद द परमिशन, विदाउट द परमिशन आप गुड्स से कोई डील नहीं कर सकते। ठीक है सर, और ये जो ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन दिया जाता है ये GST INS 03 में दिया जाता है ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन। ठीक है सर, अभी तक क्या हुआ, आपके यहाँ पे पहले इंस्पेक्शन कराया ऑफिसर ने, इंस्पेक्शन कराने के बाद ऑफिसर को लगा कुछ तो घपला है तो बेटा करवा देगा सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर कराया तो जो डॉक्यूमेंट बुक्स थिंग्स मिला या गुड जो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है उनको अपने साथ ले जाएगा और आपको देगा INS 02, और अगर उनको अपने साथ नहीं ले जा पा रहा है गुड्स को तो आपको देगा INS 03 कि बेटा हाथ मत लगाना गुड्स को। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 3 आएगा कि सर अगर वो डॉक्यूमेंट्स बुक्स या थिंग्स को ले गए
और समझ लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट साथ में चला गया तो सर वो तो आपके कोई काम का नहीं है, रिटर्न कर दीजिए। तो वहीं यही बोला गया है, डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स विल बी रिटर्न आफ्टर एग्जामिनेशन और इंक्वायरी इफ डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स रिलाइड अपॉन, अगर उनके काम का है तो वो यूज करेंगे और आपके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। अगर काम का नहीं है तो रिटर्न विद इन 30 डेज, आपको रिटर्न कर देंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। सेक्शन नंबर 67(4) आपको एग्जाम में पूछेंगे प्रॉपर ऑफिसर का सर्च एंड सीजर के टाइम पे क्या क्या पावर होते हैं। आप बोलिएगा प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू सील, और सील मतलब पूरे प्रेमाइसेस को सील करके जा सकता है वो, ठीक है। ब्रेक ओपन डोर, आपको बोला बेटा ये अलमारी में क्या है, आप तो बोल रहे हो सर चाबी नहीं है, सर मेरे को नहीं मालूम इसमें क्या है, तो बोलेगा चाबी दे, चाबी से खोल लेते हैं। आप चाबी नहीं दोगे तो तोड़ दे। तो यही बोल रहा है कि सर प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू सील, ब्रेक ओपन डोर, अलमीरा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्सेस, receptacle in which goods, accounts, documents are suspected to be concealed and access is denied। आया बोला ये बक्से के अंदर क्या है, चाबी दो मैं खोल के देखता हूं। आप बोलोगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, चाबी तो हमने घुमा दी। बेटा चाबी घुमा दी, तोड़ दे, वो तोड़ देगा और वो डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स वगैरह निकाल के ले जाएगा, ठीक है सर। सर मेरे गुड्स बुक्स लेके जा रहे हो, सर मेरे बुक्स लेके जा रहे हो, मेरे डेटर्स का मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, आप दीजिए मैं जेरोक्स करा देता हूं, तो वो अलाउ करेगा आपको। अगर फोटोकॉपीज चाहिए या एक्सट्रैक्ट चाहिए ऑफ द सीज डॉक्यूमेंट विल बी अलाउड टू यू। लेकिन अगर उनको लगा कि सर ये क्या करेगा, फोटोकॉपी लेगा और अपने डेटर्स वगैरह को इन्फॉर्म कर देगा कि भाग जाओ, तो सर अगर उनको लगा कि इसके कारण जेरोक्स देने के कारण या फोटोकॉपी देने के कारण कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, डिपार्टमेंट को कोई भी नुकसान हो सकता है, तो उस केस में सर इफ इट इज प्री जुडिशियली गोइंग टू अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, तो उस केस में आपको फोटोकॉपीज वगैरह नहीं दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 6 बोलता है आपके जो गुड्स वो सीज करके ले गए, अगर आप चाहते हो कि वो प्रोविजनली आपको रिलीज कर दिया जाए तो आपको देना पड़ेगा। देखिए प्रोविजनल रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स, एग्जाम में क्वेश्चन, सर क्या प्रोविजनली गुड्स को रिलीज किया जा सकता है? यस बाबा रिलीज किया जा सकता है, लेकिन आपको देना पड़ेगा बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी। सर ये जो सिक्योरिटी है क्या होगा? बैंक गारंटी होगा बाबा, बैंक गारंटी इक्विवेलेंट टू द टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी बैंक गारंटी है वो इक्विवेलेंट टू टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट होगा। अगर आप बैंक गारंटी नहीं दे पा रहे हो, बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी दे दो, आपके गुड्स प्रोविजनली रिलीज कर देंगे। बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी नहीं दे पा रहे हो, पूरा पेमेंट करो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का, फिर रिलीज करेंगे, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 6 बोलता है एक बार आपका गुड्स वो सीज करके अपने साथ ले गए, अब सीजर होता है पोजेशन अपने पास लेना। अब आपका जो गुड्स है उसका ओनरशिप भी गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उनको एक कॉन्फिस्केशन का नोटिस इशू करना पड़ेगा। वो जो कॉन्फिस्केशन का नोटिस होता है, देखिए सीजर मतलब पोजेशन लेना, कॉन्फिस्केशन होता है ओनरशिप भी अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेना। ओनरशिप गवर्नमेंट अपने नाम पे ट्रांसफर करने का प्रोसीजर विद इन 6 मंथ्स चालू कर देगी। आपको आ जाएगा शो कॉज नोटिस इन 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अदरवाइज याद रखिएगा अगर 6 महीने में उन्होंने आपको शो कॉज नोटिस नहीं दिया कॉन्फिस्केशन का, तो गुड्स आपको रिटर्न कर देंगे। सेक्शन नंबर 67(8) बोलता है कि सर पेरिशेबल या हैजार्डस गुड्स, डेप्रिशिएटिंग गुड्स या स्टोरेज कंस्ट्रेंट अगर उनके पास है तो वो आपको बोलेंगे देखिए देख बेटा आपके जो गुड्स है ना वो पेरिशेबल गुड्स है, मैंगोज है सड़ जाएंगे, या समझ लीजिए हैजार्डस गुड्स है, फायरवर्क्स वगैरह है, सर फायरवर्क्स मतलब पटाखे वगैरह है, सर डेप्रिशिएटिंग गुड्स है, या सर हमारे पास स्टोरेज नहीं है, तो इस केस में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, देख बेटा आपके जो गुड्स है वो पेरिशेबल गुड्स है, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी ना वेट करेंगे 6 महीने का उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, मैंगो की तो गुटलियां भी नहीं बचेंगी, तो इसलिए इन्होंने बोला इनको हम रिलीज कर देंगे इफ मतलब पेरिशेबल हैजार्डस गुड्स वगैरह जो हैं इनको रिलीज कर दिया जाएगा अगर आप उन्हें दे देते हो मार्केट प्राइस और टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो भी पेएबल है, या तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और मार्केट प्राइस जो भी लोअर है आप दे दो और वो आपके गुड्स को रिलीज कर देंगे। सर अगर आपने नहीं दिया तो वो आपके गुड्स को बेचेंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे, यही बोला है। बट इफ टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू पे द पीओ मे डिस्पोज goods or things and the amount shall be realized shall be adjusted towards tax interest penalty or any other amount। वो क्या करेंगे, गुड्स को बेचेंगे और उससे जो भी पैसा रिकवर होगा उससे अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रिकवर कर लेंगे। सेक्शन नंबर 67(9) बोलता है जब ऑफिसर आपके प्रेमाइस में आया, डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स वगैरह को सीज करके लेके जा रहा है, तो उसका एक पंचनामा बनाएगा कि सर ये डॉक्यूमेंट्स हम लेके जा रहे हैं, आप साइन कीजिए, और उसका एक कॉपी आपको देते हुए जाएगा। यही बोला है सीजिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर इन्वेंटरी ऑफ सीज्ड डॉक्यूमेंट्स बुक्स थिंग्स
एंड गेट इट साइंड बाय द पर्सन। सर क्या पढ़ाया आपने? मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 67(1). सुन लीजिए। प्रॉपर ऑफिसर को अगर टैक्सेबल पर्सन या ट्रांसपोर्टर, ओनर, ऑपरेटर और वेयरहाउस का अगर उसको रीजन टू बिलीव है कि आपने टैक्सेबल पर्सन ने सप्रेस किया है ट्रांजेक्शन, ठीक है, या सर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन वगैरह किया है, तो आपका इंस्पेक्शन करा सकता है, या ओनर, ऑपरेटर और वेयरहाउस का भी इंस्पेक्शन करा सकता है। इंस्पेक्शन कैसे कराएगा? INS 01 इशू करेगा। सेक्शन नंबर 67(1). सेक्शन नंबर 67(2) बोलता है जब आपके यहाँ एक बार इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद अगर उसको डाउट है या अदरवाइज मतलब उसको कोई इंफॉर्मेशन मिला है, तो वो आपके यहाँ पे सर्च एंड सीजर भी करा सकता है। सर्च एंड सीजर के दौरान अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स वगैरह मिला तो उसका आपको दे देगा GST INS 02 और गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक, थिंग्स वगैरह को अपने साथ ले जाएगा। अगर वो ले जा नहीं पा रहा है तो INS 03 देके प्रोहिबिशन ऑर्डर बेसिकली, और बोलेगा इनसे आपको डील नहीं करना है। सेक्शन नंबर 67(3) बोलता है अगर कुछ बेकार डॉक्यूमेंट्स ले गया तो वो रिटर्न कर देगा विद इन 30 डेज, जो बेसिकली उनके काम का नहीं है। सेक्शन नंबर 67(4) बोलता है बेटा चाबी मांगेगा अलमारी का तो दे देना, नहीं दिया तो तोड़ देगा। सेक्शन नंबर 67(5) बोलता है सर फोटोकॉपीज अगर चाहिए तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अगर उनको लगा प्री जुडिशियल है, रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है, तो नहीं देंगे। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 6 बोलता है अगर आप चाहो तो प्रोविजनली अपने गुड्स को रिलीज कर सकते हो, दे दीजिएगा बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी। बैंक गारंटी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का जितना। सर अगर बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी नहीं दे पा रहे हैं तो बेटा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे कर और गुड्स को प्रोविजनली रिलीज करवा ले। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 7 बोलता है कि सर अगर उन्होंने आपके गुड्स सीज किए हैं तो आपको कॉन्फिस्केशन नोटिस देंगे विद इन, कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग्स बेसिकली स्टार्ट कर देंगे विद इन 6 मंथ प्लस 6 मंथ्स। ठीक है सर, अगर स्टार्ट नहीं किया तो आपको गुड्स रिटर्न कर देंगे। सेक्शन नंबर 67(8) बोलता है अगर आपके गुड्स पेरिशेबल गुड्स, हैजार्डस गुड्स या डेप्रिशिएटिंग गुड्स है या उनके पास स्टोरेज कंस्ट्रेंट है तो आपको बोलेंगे लोअर ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करो और अपने गुड्स ले जाओ। सेक्शन नंबर 67 सबसेक्शन 9 बोलता है जो सीजिंग ऑफिसर है, जो आपके यहाँ पे आके गुड्स को सीज करके लेके जा रहा है, वो बनाएगा एक इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, बेसिकली एक पंचनामा बनाएगा कि ये गुड्स हम लेके जा रहे हैं अपने साथ और आपसे साइन करवाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर ये जो सर्च ऑपरेशन होता है इसके दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होते हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्विकली बताइए बाबा, यहां तक क्या पॉइंट क्लियर है? जल्दी जल्दी एक हेड्स अप दीजिए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन लीजिए प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। जब आपके यहां पे आके वो सर्च कर रहे हैं तो सर्च के टाइम पे सर क्या क्या प्रिंसिपल्स या रिक्वायरमेंट होते हैं ये बोल रहे हैं। नंबर 1, इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। समझ लीजिए आपके प्रेमाइस में आया तो सर आपके घर पे जब आया तो उनको अपने साथ एक लेडी ऑफिसर को भी लाना चाहिए। ठीक है, पहला बात वैलिड वारंट होना चाहिए। वारंट को सर्च स्टार्ट करने से पहले आपसे साइन करवा लेंगे, वारंट को भी साइन करवा लेंगे। उसके बाद जब सर्च स्टार्ट करेंगे उससे पहले 2 विटनेसेस को भी बुला लेते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस को, आपके पड़ोसियों वगैरह को बुला लेंगे कि सर आप आके खड़े हो जाइए, देखिए हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके घर पे सर्च होता है जनरली तो क्या होगा, एक लेडी ऑफिसर को भी वो साथ लेके आएंगे। ठीक है सर, बिफोर स्टार्टिंग द सर्च दे विल डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी दिखाएंगे, देखिए सर मैं ये मेरा ये नाम है। ठीक है, एक बार सर्च हो गया तो जो भी मिला उसका एक पंचनामा बनाएंगे कि सर हमने ये किया और आपसे सर्च कराएंगे। सर्च बाय द विटनेस, पहले तो विटनेस से साइन कराएंगे, डिट्टो मतलब ये विटनेस से साइन कराएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस जो पर्सन इंचार्ज या ओनर ऑफ द प्रीमाइस है उससे भी साइन कराएंगे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। कैसे होता है सर? बेसिकली वो आते हैं आपके यहाँ पे सर्च वारंट दिखाएंगे, बोलेंगे सर सर्च वारंट पर साइन कीजिए। आपके यहाँ पड़ोसियों को बुलाएंगे, 2 पड़ोसी को बुलाएंगे, इज्जतदार पड़ोसियों को बुलाएंगे ताकि वो विटनेस कर सके। उसके बाद तोड़ा फोड़ी सर्च वगैरह चालू किया जाएगा। सर्च एक बार हो गया उसके बाद बाबा तोड़ा फोड़ी नहीं, ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस में बोल रहा हूँ, मूवी याद करो। ठीक है, तो एक बार सर्च वगैरह हो गया उसके बाद जो भी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले उनको, उनका एक लिस्ट बनाएगा, आपसे साइन कराएगा, डॉक्यूमेंट, बुक्स, थिंग्स और गुड्स को लेके चला जाएगा। डन सर, यही होता है सर्च। यहां हमारा सेक्शन नंबर 67 खत्म होता है। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 68। सेक्शन नंबर 68 बेसिकली ई वे बिल का चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कि सर आप रास्ते में जा रहे हो और गुड्स का वैल्यू, कंसाइनमेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50,000 तो आपको रोका जाएगा और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस सर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपसे मांगे जाएगा इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाइए आप। अगर आप रास्ते में जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो बेटा गए। एनी मिसमैच, अगर कोई भी मिसमैच वगैरह हो गया तो डिटेंशन किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 129।
डिटेंशन एंड सीजर अंडर सेक्शन नंबर 129 एंड कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन नंबर 130। ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है सर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 बोलता है आप भाग नहीं जाओ, आप ताकि आप भाग नहीं जाओ, ये बोल रहे हैं कि आपको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। सर किन किन केसेस में मेरे को अरेस्ट किया जाएगा, सुनिए बाबा। सेक्शन नंबर 132 जब हम पढ़ेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर में, तो सेक्शन नंबर 132 में बहुत सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन सेक्शन नंबर 132 के जो पहले, सेक्शन नंबर 132(1) के जो पहले 4 ऑफेंसेस हैं, उनके लिए बोला गया है कि सर अगर ये 4 ऑफेंस आपने किए हैं तो जेल तो जाओगे, लेकिन क्या होता है ना, लोग भाग नहीं जाए, इसलिए बोला इंप्रिजनमेंट से पहले, इंप्रिजनमेंट मतलब होता है जेल, जेल भेजने से पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपका फ्री मूवमेंट को स्टॉप कर दिया जाता है ताकि आप भाग नहीं जाओ, ठीक है, ताकि आप भाग नहीं जाओ, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट के बाद, अरेस्ट मतलब जब ट्रायल चल रहा होता है, ताकि आप भाग नहीं जाओ, आपको पकड़ के रखते हैं, उसके बाद जेल में भी डालेंगे, उसको बोलते हैं इंप्रिजनमेंट। तो सेक्शन नंबर 132 जब आप पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 132 में वो ऑफेंसेस बोले हुए हैं जो ऑफेंसेस अगर आप करोगे तो आप जाओगे जेल। अब जेल जाने से पहले ताकि आप भाग नहीं जाओ, सेक्शन नंबर 69 में अरेस्ट के भी प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 69 बोलता है कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव कि पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन नंबर 132(1) ए बी सी डी, ये 4 ही ऑफेंस होंगे जब आपको अरेस्ट कर सकते हैं, प्लस अमाउंट इन्वॉल्व ग्रेटर देन 2 करोड़ हो, या ये 4 ऑफेंस आपने किए हैं रिपीटेडली, तो ये बोल रहे हैं कि आपको रिपीटेड ऑफेंस के केस में भी एनी अमाउंट आपको कमिश्नर ऑथराइज कर सकता है, एनी ऑफिसर टू ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन। सर ये क्या क्या 4 ऑफेंस है, सुन लीजिए। ये 4 ऑफेंसेस हैं, एक्चुअली सेक्शन नंबर 132 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 ऑफेंसेस बोले गए हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही ऑफेंसेस करने पे, प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 2 करोड़, या 4 ऑफेंसेस रिपीटेडली करने पे ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सर ये 4 ऑफेंस क्या है, ध्यान रखिएगा। सर आपने सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस, सप्लाई कर दिया, इनवॉइस नहीं दिया, सर बोगस इनवॉइस, बोगस इनवॉइस मतलब सर सप्लाई विदाउट इनवॉइस, पहला बात सप्लाई किया इनवॉइस नहीं दिया, सेकेंडली इनवॉइस दिया सप्लाई नहीं कर रहे हो, बोगस इनवॉइस दे रहे हो, थर्डली आईटीसी अवेल्ड यूजिंग सच इनवॉइस और बिल और फ्रॉडुलेंटली अवेल्स आईटीसी विदाउट इनवॉइस और बिल। आपने इनवॉइस आईटीसी लिया, बोगस इनवॉइस, किसी ने बोगस इनवॉइस दिया, आपने आईटीसी लिया, या सर बिना इनवॉइस ही आईटीसी ले लिया, या सर आपने अमाउंट कलेक्ट किया एज टैक्स, टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया लेकिन उसको गवर्नमेंट को नहीं दिया ग्रेटर देन 3 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट। याद रखिएगा अगर ये 4 ऑफेंसेस आपने किए हैं प्लस एंड 1 रुपए का कर लिया, क्या आपको जेल में डाल देंगे? नहीं, अरेस्ट नहीं करेंगे। बोला है कि अमाउंट इन्वॉल्व ग्रेटर देन 2 करोड़ रुपए है, प्लस और ये 4 ऑफेंस आपने रिपीटेडली किए हैं, या तो देखिए यहां पे 2 है, ये 4 ऑफेंसेस या तो आपने अमाउंट इन्वॉल्व ग्रेटर देन 2 करोड़, ठीक है, या फिर अगर ये ऑफेंसेस आपने रिपीटेडली किए हैं तो वो बोल रहे हैं कमिश्नर मे ऑथराइज एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू अरेस्ट सच पर्सन। आपका फ्री मूवमेंट लॉक कर दिया जाएगा ताकि आप भाग नहीं जाओ, ठीक है सर। उसके बाद कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल, सुन लीजिए ये क्या होता है, कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। सर ये क्या होता है, कॉग्निजिबल मतलब संगीन अपराध, ठीक है, कॉग्निजिबल मतलब सीरियस ऑफेंस अगर आपने किया है उसको नॉन बेलेबल बोला जाता है। नॉन बेलेबल, कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होता है, फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है उसने अपने फ्रेंड को चाकू मार दिया, अब हाथ में है खून और रास्ते में चल रहा है, बेटा वो हो गया कॉग्निजिबल, संगीन अपराध, प्लस वो नॉन बेलेबल होता है। उस केस में आपको जो अरेस्टिंग ऑफिसर होता है वो बेल नहीं देता है, आपको प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द मजिस्ट्रेट और वही बेल देगा। तो सर ये बोला है अगर आपका ऑफेंस कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल है, याद रखिएगा अगर ये 4 ऑफेंसेस किए प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 5 करोड़ है, अमाउंट ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो उसको संगीन अपराध माना जाता है, और उस केस में आपको अरेस्टिंग ऑफिसर कभी भी बेल नहीं देगा, आपको प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा देना है बेल या भेजना है जेल। याद रखिएगा कि सर अगर ये 4 ऑफेंसेस किए प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 2 करोड़ है या रिपीटेड ऑफेंस है तो अरेस्ट हो जाओगे। अब सुनिए, ये 4 ऑफेंस किए, अमाउंट ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो उसको बोला जाता है संगीन अपराध,
कॉग्निजिबल, और उस केस में आपको बेल अरेस्टिंग ऑफिसर नहीं देगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि भेजना है जेल या देना है बेल, ठीक है। लेकिन अगर अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, एनी अदर ऑफेंसेस, मतलब ये 4 ऑफेंसेस ही, लेकिन अमाउंट ग्रेटर देन 5 करोड़ नहीं है, तो उसको बोला जाएगा नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल, मतलब उसको कोई संगीन अपराध नहीं है। इस केस में जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, एसी और डीसी, बेसिकली यहां पे एसी और डीसी का बोला गया है कि एसीडीसी आपको बोलेगा कि सर कितना देना है बेल अमाउंट दे दो और आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है सर। ये पॉइंट क्लियर है, याद रखिएगा। अरेस्ट 4 ऑफेंसेस प्लस अमाउंट ग्रेटर देन 2 करोड़, 4 ऑफेंसेस प्लस सब्सिक्वेंटली अगर किया है तो भी अरेस्ट हो जाओगे। लेकिन याद रखिएगा अगर अमाउंट ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो सर वो बन गया कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, आपको प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, वो डिसाइड करेगा बेल देना है या जेल भेजना है, ठीक है सर। यहां हो गया सेक्शन नंबर 67, 68, 69। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, नॉन कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल का केस में, कॉग्निजिबल एंड बेलेबल का केस में असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर शैल हैव द सेम पावर as an officer in charge of a police station. All arrests should be made as per the provision of कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को जैसे पुलिस का ऑफिसर होता है वैसे ही मानते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर डिसाइड करेगा कितना आपको बेल अमाउंट पे करना है, ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 70 आता है। सेक्शन नंबर 70 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, प्रॉपर ऑफिसर हैज पावर टू समन एनी पर्सन, किसी को भी समन कर सकता है। किस लिए? आपको बोलेगा आओ इधर आओ, मेरे को एविडेंस चाहिए, एविडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए और थिंग्स इन एन इंक्वायरी। मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर है और प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन को समन कर सकता है, वो समन का पावर अंडर सेक्शन नंबर 70 दिया गया है। सेक्शन नंबर 71, जब आपके यहां पे ऑफिसर इंस्पेक्शन करने आ रहा है तो यहां बोला गया है एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस, मतलब ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर। प्रॉपर ऑफिसर आया आपके प्रेमाइस में, आए ने 01 दिखाया, आप बोला ये क्या है, भाग जाए ऐसे नहीं, वो प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर जब एक ऑफिसर को ऑथराइज करता है, तो ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर शैल हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट। जब वो आपके प्रेमाइस में आया है उसके पास पावर है कि वो आपका इंस्पेक्शन कर सकता है अकाउंट्स का, डॉक्यूमेंट्स का, कंप्यूटर्स का। याद रखिएगा, याद है आपको सेक्शन नंबर 67(1) में प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर एक ऑफिसर को ऑथराइज करता है कि जा बेटा जा इंस्पेक्शन करके आ। तो जब वो इंस्पेक्शन करने आएगा उसके पास पावर है कि वो आपका इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सच अदर थिंग्स एज ही मे रिक्वायर and available at such place for purpose of audit, scrutiny, verification and check। वो आपके यहाँ पे ये सब चीजों को चेक कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो आपसे डिमांड भी कर सकता है, पर्सन इन चार्ज ऑन डिमांड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। और समझ लीजिए स्पेशल ऑडिट हो रहा है, स्पेशल ऑडिट में सीए ने आपसे बोला कि सर ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और द सीए ऑडिट पार्टी, बेसिकली समझ लीजिए टैक्स अथॉरिटी ऑडिट कर रही है या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट स्पेशल ऑडिट कर रहा है, आपको उनको अवेलेबल कराना पड़ेगा अगर उन्होंने डिमांड किया। क्या? रिकॉर्ड्स एज प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन, जो आपने रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं, ट्रायल बैलेंस, अरे 1 मिनट सर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद 1 मिनट एवरीवन, उसके बाद एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल, सर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, आईटी ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर अगर कोई एप्लीकेबल है, एंड एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड विद इन 15 डेज ऑफ डिमांड। अगर डिमांड किया तो 15 दिन में अवेलेबल कराना पड़ेगा, ठीक है सर। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 72, ऑफिसर टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर आपके यहाँ पे जब इंस्पेक्शन करने आ रहा है, उनको जो भी असिस्टेंट चाहिए, समझ लीजिए आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन करने आ रहा है, उसको डर लग रहा है तो पुलिस ऑफिसर को साथ में आना पड़ेगा। यही बोला गया है, ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, रेलवे, कस्टम्स, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ऑफिसर, विलेज ऑफिसर, सीजीएसटी एसजीएसटी ऑफिसर और नोटिफाइड ऑफिसर्स शैल असिस्ट, मैंडेटरी है, शैल असिस्ट प्रॉपर ऑफिसर इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। समझ लीजिए कुछ गुड्स हैं जो रेलवे के थ्रू जा रहे हैं, अगर ऑफिसर रेलवे का ऑफिसर को बोले कि सर वो गुड्स को रोक के रखिएगा, क्लियर मत कीजिएगा, तो रेलवे का ऑफिसर उन गुड्स को क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि ऑल अदर ऑफिसर should assist the proper officer under the CGST Act to go ahead and carry out his
टू कैरी टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब अगर उसको एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए इन ऑफिसर्स का हेल्प चाहिए तो इन ऑफिसर्स को हेल्प करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल आपके यहाँ पे सर्च एंड सीजर के लिए आ रहा है, उसको डर लग रहा है तो बाबा पुलिस ऑफिसर को साथ मिलाएगा और पुलिस ऑफिसर को उसके साथ आना पड़ेगा। यही बोला है सेक्शन नंबर 72 ने। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये चैप्टर में है तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं, मैं बोल रहा हूं मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। नंबर 1, कौन इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है? प्रॉपर ऑफिसर ग्रेटर देन इक्वल टू ज्वाइंट कमिश्नर। कब कब इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ये केसेस हैं जब आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑर्डर किया जा सकता है, मतलब ये सारे केसेस मैंने यहां बोले हैं। थर्डली सर क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, बाई चांस पूछ लिया ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या पावर होता है ऑफिसर का ड्यूरिंग ए सर्च एंड सीजर एक्टिविटी। ठीक है सर अगर प्रोविजनल मेरे को गुड्स रिलीज कराना है तो कैसे रिलीज कराऊं। ठीक है सर, अगर पेरिशेबल गुड्स है तो उनके साथ कैसे डील किया जाएगा। सर एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस पे एक नोट पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद अरेस्ट कब कब एक पर्सन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मेरे को लगता है इतना काफी है, अगर आप क्वेश्चन आंसर इसके साथ कर लेते हो तो सर पॉइंट क्लियर है। डन सर, पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। अब बस क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिएगा एंड वी आर डन विद द चैप्टर। यहां मैं अपना डिस्कशन ऑन इंस्पेक्शन सर्च सीजर एंड अरेस्ट क्लोज करता हूं।